Assalamu alaikum. I am Professor Mursal Abbas and field chemistry from Superior Group of Colleges, Patoki. आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट का है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री किसे बोलते हैं। अगर फर्स्ट ईयर के अंदर देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से MCQ भी आते हैं। तो इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग मैस स्पेक्ट्रोमीटर कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर किसके लिए यूज़ होता है। वैसे अगर इसकी एप्लीकेशन देखी जाए मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर को किसी भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है उसके हम लोग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना तो उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर उसका हम लोगों ने एग्जैक्ट मैस फाइंड आउट करना हो उसके आइसोटोप्स का तो मैस फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। और अगर उस कंपाउंड को पूरे को आइडेंटिफाई करना हो तो उसको भी हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या चीज़ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एग्जैक्ट मैस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके एग्जैक्ट मैस को फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी कि द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेस ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसका प्रिंसिपल के अंदर इसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जिस सैंपल का हम लोगों ने मैस ऑफ फाइंड आउट करना है ना उसको हम वोलाटिलाइज करेंगे। वोलाटिलाइज के बाद वेपोराइज करेंगे। वेपोराइज करने के बाद फिर हम लोग उसको करेंगे आयोनाइज। आयोनाइज के बाद फिर उनको हम लोग सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके फिर लास्ट में हम लोग उसका एक ग्राफ हमारे पास आ गया जिसको हम मैस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है, यानी पहले वोलेटिलाइजेशन, फिर आयोनाइजेशन, सेपरेशन और मैस स्पेक्ट्रम। अब इसकी टाइप्स की बात की जाए तो इसकी 3 टाइप है। सबसे पहला है ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा डेम्स्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और तीसरा मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये क्या करता है, ये उन एलिमेंट्स की मैस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, उन आइसोटोप्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है जो उनके जो किस भी बेस पर उनको सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेस। यानी कि ये मैस की बेस पे आइसोटोप्स को अलग अलग करता है। डेम्स्टर में हम लोग उन एलिमेंट के आइसोटोप्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में, लेकिन ऑस्टन जो है वो सिर्फ गैसियस स्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। लेकिन डेम्स्टर चाहे तो सॉलिड में हो चाहे तो लिक्विड में हो तो उनको भी आइसोलेट उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तीसरा मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्स्टर और मॉडर्न में सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन का फर्क है। मॉडर्न के अंदर 2 और इंस्ट्रूमेंट ऐड किए गए हैं जिसको आप लोग एम्पलीफायर और रिकॉर्डर बोलते हैं। इसके बाद इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। वर्किंग के अंदर हम लोग सबसे पहले वेपोराइजेशन करेंगे, फिर आयोनाइजेशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमीटर और एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। इसकी वर्किंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी इधर सैंपल है, ये वाला लाइक ये सॉलिड फॉर्म में है। हम लोग सबसे पहले इसकी वेपोराइजेशन करवाएंगे। वेपोराइजेशन से बाद इसको हम जब हीट करेंगे तो इसके बनेंगे वेपर्स, और वो जो वेपर्स बनेंगे फिर वो यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंटर होंगे। ख्याल रखना है कि आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इन वेपर्स का जो प्रेशर है वो 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻⁷ तक होना चाहिए। यानी कि उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम होना चाहिए। ये हमारे पास वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स फिर आयोनाइजेशन चैम्बर में से गुजरेंगे। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर क्या है, हमारे पास एक फिलामेंट है, हीटेड फिलामेंट। इस फिलामेंट को हम हीट कर रहे हैं। जब इस फिलामेंट को हीट करेंगे तो इसमें से ना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नीचे हम लोगों ने टर्मिनल लगाया जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करेंगे। जब ये वेपर्स रहेंगे तो जाहिर बात है वेपर्स किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हुए हैं, उनके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर चला जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। इसी तरह जब इससे इलेक्ट्रॉन आगे स्ट्राइक करेगा तो ये भी बाहर मूव हो जाएगा।
जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हमें पता है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह जितने भी हमारे पास गैशियस जो हमारे पास वेपर्स होंगे उसके क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। और वो कौन से आयंस बन जाएंगे, वो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। जैसे ही वेपोराइजेशन आयनाइजेशन हम करवाएंगे तो उसके बाद हम लोगों ने प्लेट्स लगाई हुई हैं 3, जिसको हम लोग परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स बोलते हैं। और इनको हम लोगों ने 500 से 2000 वोल्ट इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुहैया किया हुआ है। ये जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको प्रोवाइड किया है, इसके अंदर ये लोग जो प्लेट है ये एज ए नेगेटिव ग्रिड के तौर पे काम करेगी। नेगेटिव ग्रिड से क्या मुराद है, नेगेटिव ग्रिड से मुराद ये है कि यानी कि इसका आहिस्ता आहिस्ता जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाता है। इसको नेगेटिव क्यों रखा है, ताकि ये जो आयन बने हैं ये इन आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन ये जो प्लेट है इनके अंदर होल है, इसलिए ये जो आयन है ये पॉजिटिव आयन इसके अंदर रुकेंगे नहीं, ये आयन आगे मूव कर देंगे। और आगे भी जो प्लेट्स है उनके अंदर भी होल है, इसलिए ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन बने हैं ये आगे मूव करते जाएंगे और एक्सेलरेट हो जाएंगे। इन प्लेट्स का काम है कि वो इन पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करवाते हैं, मूव करवाते हैं स्पीड के साथ, इसलिए इस प्लेट्स का नाम रख दिया एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। और परफोरेटेड से मुराद क्या है कि इन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के अंदर होल्स हैं, परफोरेटेड से मुराद है होल्स। इसलिए अब ये जो आयन जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है ये मूव करेंगे और ये इधर आगे चले जाएंगे। अब ये जितने भी आयन बने हैं इन तमाम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है। मैग्नेटिक फील्ड के जो साउथ पार्ट जो है उसको यहाँ पे लगाया, नॉर्थ पोल इधर लगाया। आप लोगों को पता होगा साउथ पोल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉर्थ पोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये वाले जो आयन है ये इसमें से पास आउट होंगे तो जाहिर बात है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साउथ पोल इनको रिपेल करेगा। जैसे ये जाएंगे तो पहले तो सीधे जाएंगे, लेकिन जैसे वो उसको रिपेल करेंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए ये जो आयन है ये इस तरह करके इधर आते हैं और आयन कलेक्टर के ऊपर आके गिर जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट आयन होंगे जाहिर बात है इनके अगर ये आइसोटोप्स हैं एक ही एलिमेंट में तो जाहिर बात है इनके मैसेज डिफरेंट होंगे। तो मैस के लिहाज से इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होगी, यानी कि जितना मैस फॉर एग्जांपल ज़्यादा होगा उतनी उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। और जितना मैस कम होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो इस तरह हमारे पास ये जो आयन है, ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है ये अलग अलग हो जाएंगे। किसकी बेस पे अलग अलग हो जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशियो। मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे अलग अलग हो जाएंगे। नीचे हमारे पास आयन कलेक्टर पड़ा है। आयन कलेक्टर का काम ये है, आयन कलेक्टर नाम इसका जाहिर कर रहा है कि ये आयन्स को कलेक्ट करता है, बट इसका एक और नाम है, इसका नाम इलेक्ट्रोमीटर भी है। इसका इलेक्ट्रोमीटर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये जब आयन यहाँ पे गिरेंगे तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं। यहाँ तक डेप्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, लेकिन हम लोगों ने जिक्र किया था कि मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके अंदर दो चीज़ों का इजाफा होता है। इसके अंदर आगे मजीद एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के बाद फिर आगे रिकॉर्डर होता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो करंट प्रोड्यूस होगा इसको इंक्रीज कर देता है, इसको ताकि हम लोग इजीली इसको रीड आउट कर सके, इसको पढ़ सके। और एम्पलीफायर के बाद जब रिकॉर्डर के ऊपर ये जाके स्ट्राइक करता है तो फिर रिकॉर्डर जो है इसका एक मैस स्पेक्ट्रम बना देता है। रिकॉर्डर मीन्स कंप्यूटर जैसे हैं, ये हमारे पास एक मैस स्पेक्ट्रम बना देगा जिसमें रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस होगी और इसका मैस जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो जितने अब यहाँ पे जो मैस स्पेक्ट्रम है ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। सबसे पहली बात ये हमें बताता है नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। जितनी पीक्स होंगी इसका मतलब उस एलिमेंट के उतने ही आइसोटोप्स हैं। और दूसरी बात जितनी इन पीक्स की हाइट होगी वो रिप्रेजेंट करती है इनकी रिलेटिव अबंडेंस को, यानी कि इसकी परसेंटेज को कि कितने परसेंट ये आइसोटोप मैस वाला जो है कितनी मौजूद है। तो इससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, नंबर ऑफ पीक्स हमें बताती है आइसोटोप्स के बारे में, और जो हाइट ऑफ पीक है ये हमें उसके रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताती है। तो ये हमारे पास मैस स्पेक्ट्रम आ जाता है। लाइक ये जो मैस स्पेक्ट्रम बना ये हमारे पास बना नियॉन का। अब नियॉन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक का मैस 20 होता है, दूसरे का 21 होता है और तीसरे का 22 होता है।
20 वाले की इतनी बर्डर्स होती है, 21 की इतनी और 22 की इतनी बर्डर्स होती है। तो ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रम आ जाता है। ये ओवरऑल हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटरी है। इसके अंदर मेजर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसकी वर्किंग और डेफिनेशन, यानी कि डिफाइन मास स्पेक्ट्रोमीटरी एंड एक्सप्लेन द वर्किंग विद लेबल डायग्राम, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो इसकी टाइप्स है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमीटर मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोमीटर का काम क्या होता है, आयन कलेक्टर का, ये भी शॉर्ट है। मास स्पेक्ट्रम भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। आयन कलेक्टर का काम क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। अब यहाँ पे ना एक बात है, हम लोगों ने कहा कि हम इससे एग्जैक्ट मास नोन कर सकते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो सेम एक्सपेरिमेंट है ना, हम लोग कार्बन 12 के लिए इसको परफॉर्म करवाएंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग ना कार्बन 12 लेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे होगा, और जाहिर बात है कार्बन 12 कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा। हम लोगों ने जिसका मास फाइंड आउट करना है ना, कार्बन को पास आउट करवाने के बाद, उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद, हम ये एक्सपेरिमेंट उस एलिमेंट को पास आउट कराएंगे जिसका मास हम लोगों ने कार्बन 12 से कंपेयर करके निकालना है। फॉर एग्जाम्पल नियोन है, तो फिर नियोन को हम लोग यहाँ से पास आउट करवाएंगे। जब नियोन को पास आउट कराएंगे, कार्बन को पास आउट कराएंगे, तो जाहिर बात है दोनों करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों की करंट स्ट्रेंथ को कंपेयर करके हम लोग इनकी एग्जैक्ट मैसेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक नियोन का 20 है, दूसरे का 21 और तीसरे का 22 है। ये पूरा मैच स्पेक्ट्रोमीटरी है जिसके अंदर मैंने हर चीज़ एक एक करके डिस्कस कर दी है। अगर इसमें कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।